ठीक है, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन वगैरह किए उसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, मैसेज कीजिएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है, उसको दोबारा देख लिया जाएगा। ठीक है, अभी चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एवरेज यंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो वैल्यूज ऑफ लाइमस्टोन सैंपल आर दिस एंड दिस, द शियर मॉडुलस इन एमपी है। इसमें यंग्स मॉडुलस दे दिया है ई का वैल्यू, और पॉइजन रेशियो दे दिया है न्यू का वैल्यू। तो इसका शियर मॉडुलस कैलकुलेट करना है। आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ई का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है, 60 इंटू 10⁻³ MPa, ठीक है, और न्यू का वैल्यू दे दिया है 0.3। तो शियर मॉडुलस कैलकुलेट करना है। ठीक, इसका फॉर्मूला ध्यान है आप लोग को? अगर ध्यान है तो बताइए। ठीक है, ध्यान ही कर लिए होंगे आप लोग। G इक्वल टू ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस न्यू। ठीक है, तो E हो गया 60 इंटू 10⁻³ अपॉन न्यू है 0.3, तो 1.3 या इंटू 2.6। अगर एमपीए में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 23.07 इंटू 10⁻³। ये एमपीए में हो जाएगा। जीपीए में अगर पूछेगा तो 23.07 जीपीए। ठीक, यही आंसर है। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा कुछ डाउट है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम से रिलेटेड है, इसको समझिएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। इसको मैं सॉल्व भी यहीं पे करता हूँ ताकि आप आराम से रिलेट कर सकें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहीं भी साउंड वाउंड का इशू हो तुरंत मैसेज कीजिएगा, नहीं तो फिर रिपीट करना पड़ता है। देखिए, इसमें एक डायग्राम दिया है, इसमें है द ग्रेनुलर मीडिया इन ओर बिन इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ रेक्टेंगुलर of regular spherical shape represented by the geometry as shown in the figure। ठीक है, इसमें दिया है, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है और उसमें स्फेरिकल बॉल्स रखे हुए हैं, जिसका अरेंजमेंट डायग्राम में जैसा दिया है वैसा है। तो डायग्राम में 2D में दिख रहा है ना, फ्रंट व्यू दिख रहा है। एक्चुअली में 3D में है, मतलब सेम टू सेम, जैसा स्ट्रक्चर आगे है वैसा ही स्ट्रक्चर पीछे भी है बैकग्राउंड में। ठीक, तो उसका डायमेंशन दे दिया है 2D है, जो बॉक्स है उसका एक साइड 2D दिया हुआ है, ठीक है, बाकी क्यूबिकल शेप में है। तो इसको पहले डायग्राम को ठीक से समझिए कि क्या है। ठीक है, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा है, 2D ये साइड है, 2D ये साइड है, 2D ये साइड है। ठीक, तो जो बॉक्स है, जो क्यूब है, उसका डायमेंशन क्लियर है। अब देखिए जो बॉल्स है इसके अंदर, सर्किल तो बन नहीं पाया बट ठीक है, मान लीजिएगा आप लोग कि सर्किल ही है। इसका डाया 2D है, ठीक, जो इस बॉल्स में है। तो देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा वो समझने का कोशिश कीजिए। सॉरी, ये 2D नहीं, ये D है इसका डाया, वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये 2D है तो उसमें दो बॉल्स है ना, एक इधर एक इधर, तो इसका डाया D है। जो बॉल्स है उसका डाया D है, और जो क्यूब बॉक्स है उसका 2D है। तो जैसे सामने देखिए 4 बॉल ऐसे आ गया है,
4 बॉल ऐसे आ गया, लेकिन इसका डाया डी है ना, तो ये यहीं तक रह जाएगा, ये यहीं तक रह जाएगा, ये 4। इसके पीछे भी सेम उतना ही स्पेस है, तो पीछे और 4 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसके अंदर पूछेगा तो 8 बॉल आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ डायग्राम में देखिए, फ्रंट व्यू में तो 2D/2D में 4 आ रहा है, लेकिन ये डेप्थ के अंदर जाइएगा तो इसका डाया डी है, तो ये डी यहीं तक कंज्यूम हो रहा है ना। इसके आगे डी और स्पेस और खाली है, तो एक बार फिर से ये 4 बॉल का सेट एक बार फिर से लग जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है ये 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ आ जाइए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक बॉल पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि अपने को वॉइड रेशियो डेंसिटी ये सब पूछ रहा है। तो एक बॉल के अरेंजमेंट में जैसा होगा वही बाकी में भी होगा। ठीक, आप टोटल में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप आठों बॉल लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप एक बॉल लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा बोलिए, 8 बॉल लेके करें या एक बॉल लेके करें। चलिए 8 बॉल लेके ही करते हैं, तो फिर मैं इसका डायमेंशन कम करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये तो क्लियर है कि बॉल्स 8 हैं, नंबर ऑफ स्फीयर्स इज 8। ठीक, वॉल्यूम ऑफ बिन, या फिर इसी को टोटल वॉल्यूम बोलिए, ये हो गया 2D का होल क्यूब। ठीक है, साइड दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, 8D क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, आर क्यूब, तो ये हो जाएगा D/2, ये होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक देखिए, कुछ दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक समझिए थोड़ा, इसको आराम आराम से करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। क्लियर है यहाँ तक? मैसेज कीजिए। वन बॉल, क्या वन बॉल? क्वेश्चन थोड़ा क्लियर तो पूछो भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर आ गया ये, और टोटल वॉल्यूम ऑफ बिन आ गया ये, नंबर ऑफ स्फेयर आ गया 8। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अब आगे चलिए आते हैं, आगे अपना क्या है पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये निकालना है, नहीं सॉरी, ये वाइड रेशियो, वाइड रेशियो ये निकालना है। तो ये होता है अपना वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो है ही, इसको थोड़ा वर्कआउट कीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड -1 ऐसा आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम टोटल अपना कितना है, 8D क्यूब। नीचे आइए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो वन स्फेयर का है, टोटल 8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बाद में। चलिए 1 का लिखते हैं पहले, 4/3 पाई, और D/2 का होल क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा D³/8। ये एक स्फेयर का हो गया। ऐसा ही ऐसा अपने पास कितना स्फेयर है, 8। क्योंकि वॉल्यूम टोटल ले रहे हैं पूरे बड़े से बॉक्स का, इसलिए सारा स्फेयर भी उसके अंदर का लेना पड़ेगा। ये -1 यही आ गया, ये फॉर्मूला का, इसको यहाँ पे वैल्यू में डाल दिए। अब इसका काटा पीटी कर लीजिए, 8 8 कैंसिल आउट, D³ कैंसिल आउट। ठीक, 4 2 8 2, 4 2 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 3 नीचे है, ये तो ऊपर चला जाएगा, 6/पाई। ठीक, 3 ऊपर गया, 3 × 2 6, ये नीचे पाई रह गया, बाकी तो सब कैंसिल, -1। इसको सॉल्व कीजिए, 6/पाई क्या आता है, 1.91 -1, 0.91 इसका आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत है सॉल्यूशन में?
तो बताइए, आप तो तुरंत कमेंट कीजिए, फिर इसका सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। वेरी गुड। आशीष को क्लियर है। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, द ड्राई डेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। इसका ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है। ड्राई डेंसिटी का मतलब है कि आपका जितना भी वॉइड वगैरह है वो ओपन है, उसमें कोई पानी वानी नहीं है। ठीक। तो उसका वही ड्राई डेंसिटी जानना चाह रहा है कि उसमें कुछ पानी वगैरह नहीं है तो डेंसिटी क्या है। ठीक है। तो ये उसका भी फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ड्राई डेंसिटी जब पूछ रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, मतलब डी बाई टू का होल क्यूब, मतलब डी क्यू बाई 8, ये 8 का हो गया, ये 8 बॉल्स का हो गया, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, है ना। इसी को अगर इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो डेंसिटी दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको कैंसिल आउट करिए, 4/3 इंटू पाई डी क्यूब इंटू, शायद 25 दिया है, एक बार पीछे जाके देख लेंगे हम लोग, है ना। और टोटल वॉल्यूम तो 8 डी क्यूब है ही, 2 डी का होल क्यूब। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, चलिए 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ड्राई डेंसिटी चाहिए तो वेट, वेट तो बाकी पोर्स तो ड्राई पूछा है तो मतलब पानी वानी कुछ है नहीं, तो सीधा जो ग्रेन्स का वेट होगा यही टोटल वेट हो जाएगा। 4/3 पाई डी क्यूब इंटू 25 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो कंप्लीट वॉल्यूम है 8 डी क्यूब। बस इसको कैंसिल आउट करिए, डी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये इंटू 2 हो गया, तो नीचे आ गया 6, ऊपर आ गया 25 पाई, कुछ ऐसा ही है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस यही आ जाएगा ड्राई डेंसिटी। ठीक है, सीधा वेट निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, डिवाइड कर दिए, यही है। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो वैल्यू समथिंग 4 से थोड़ा ज़्यादा, ये 13 के अराउंड आएगा, 13.09 यूनिट। तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही रेप्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो लेने के कारण ये वाला पार्ट तो अपने आप एडजस्ट हो गया है। ये और ये जो भी यूनिट हो कैंसिल आउट है, डी क्यू, जो 25 का यूनिट है वही यूनिट रह जाएगा। बस ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का। इस दोनों पार्ट में कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए अभी ये क्वेश्चन करके थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, उसके बाद देखेंगे, है ना। इसको भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, ग्रेन डेंसिटी दिया है और बल्क डेंसिटी दिया है। ठीक है, तो वाइड रेशियो निकालना है। इसको भी पिछले टाइप का क्वेश्चन समझ सकते हैं कि ग्रेन डेंसिटी जो सॉलिड्स है उसका डेंसिटी, और बल्क जो पूरा बॉक्स हो गया, मतलब उसमें वाइड स्पेस लेके, वाइड स्पेस को लेके जो टोटल बॉक्स हो गया उसका जो डेंसिटी है वो ड्राई डेंसिटी। जैसे इसको समझिए है ना, ये ड्राई डेंसिटी की है ना। और जो ग्रेन का डेंसिटी है वो ये हो गया, जो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है वो है ग्रेन का डेंसिटी, है ना। ये जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये है ग्रेन का डेंसिटी। और बाकी ये है आपका जो 13.09 आया है, ये है बल्क डेंसिटी। बस उसी तरह का ये क्वेश्चन भी है, आराम से सॉल्व करना है। ड्राई डेंसिटी,
2.7 और ड्राई को क्या बल्क भी तो लिख सकते हैं, रुकिए बल्क ही लिखते हैं, फालतू कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ग्रेन डेंसिटी, ये मतलब सॉलिड्स का हो गया, ये है 3 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और बल्क डेंसिटी जो पूरे बॉक्स का होता है वो है 2.7 ग्राम पर सीसी। तो चलिए इसका पहले वेट निकालते हैं, है ना। मान लेते हैं वेट ऑफ रॉक सैंपल W, ठीक है, वेट ऑफ रॉक सैंपल W। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा ग्रेन्स का, है ना। ग्रेन्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है अपने को 3, तो ये सिर्फ ग्रेन का वॉल्यूम हो गया। और टोटल वॉल्यूम वो लेंगे तो वेट अपॉन बल्क डेंसिटी जो है 2.7, ये हो गया टोटल वॉल्यूम इतना है। और उस वॉल्यूम के अंदर ग्रेन का वॉल्यूम W/3 है, तो वाइट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल में से ग्रेन का माइनस कर देंगे, तो टोटल है 2.7 माइनस ग्रेन का है W, ब्रैकेट में ले लीजिए, तो 1/2.7 माइनस 1/3, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड। अपने को चाहिए वाइड रेशियो, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। ये सब फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखिएगा, जैसे वाइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, पोरोसिटी में नीचे वॉल्यूम टोटल होता है, यही डिफरेंस है दोनों में। ये सब फॉर्मूला वगैरह अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे बहुत टफ नहीं रहता। W इंटू 1/2.7 माइनस 1/3, ये तो वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। वॉल्यूम ऑफ टोटल ये तो बल्क का है, वो नहीं चाहिए अपने को, बस सॉलिड का चाहिए, मतलब ग्रेन वाला चाहिए। तो W/3, ये 3 तो ऊपर आ जाएगा, है ना, ये 3 ऊपर आ जाएगा। W आपका कैंसिल आउट हो गया, 3 चला गया ऊपर, 3 इंटू 1/2.7 माइनस 1/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर 3 है, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 2.7 इंटू 3, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 2.7, 0.3, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कैंसिल आउट, ये पॉइंट पॉइंट हट गया, और 3 9 जार 27, 9, दिस इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। परसेंटेज में पूछ रहा है ना, परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसी को इंटू 100% कर दीजिए, तो 100/9 हो गया, 11.11% आंसर। कोई डाउट तो मैसेज कीजिए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आशीष, सूरज, मैसेज कीजिए, क्लियर है तो भी, कोई डाउट है तो भी कंफर्म कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट अभी कवर करेंगे। मोर्स स्केल ऑफ हार्डनेस होता है ना, हार्डनेस हार्डनेस को भी बोलते हैं रेसिस्टेंस टू एब्रेशन। इसमें एक होता है मोर्स स्केल ऑफ हार्डनेस, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो डायरेक्ट आएगा, इसमें कुछ वैसा समझने का है नहीं। स्केल दिया हुआ है कि कौन ज़्यादा हार्ड है, कौन किससे कम हार्ड है, सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है, सबसे कम हार्ड कौन है, बस। इसी में कंपेरेटिव क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये ऑप्शन में 3 4 दे दिया और
बोल दिया कि कौन किससे हार्ड है ग्रेटर देन करके बताओ, तो उसको हम लोग बताते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में टैल्क, सॉफ्ट टेस्ट, ये सबसे सॉफ्ट है। ठीक, दूसरा जिप्सम। ठीक है, तीसरा कैल्साइड, चौथा फ्लोराइड, पांचवा एपाटाइट, छठा ऑर्थोक्लेज फेल्डेस्पार, उसके बाद सातवां क्वार्ट्ज। पूछ लेता है कि मोर्स स्केल ऑफ हार्डनेस में क्वार्ट्ज कितने नंबर पे आता है, तो 7 आपका आंसर होगा। है ना, इस तरह से भी पूछ सकता है, तो पूरा सीरियल से याद करना पड़ेगा। टोपाज 9, कोरंडम, ठीक है, और 10 डायमंड। ये तो जानते ही हैं, हार्डेस्ट है डायमंड, है ना। इसमें ये भी पूछ देगा कि मोर्स स्केल में फ्लोराइड कितने नंबर पे आता है, तो आपको बताना पड़ेगा 4। या कॉम्पिटिटिव भी पूछ सकता है कि कौन कितना ज़्यादा हार्ड होता है, तो एकदम इसको रट के रखिए, एकदम कुछ नहीं जाता है सोचना है, सीधा रट लेना है इसको एकदम। टाइटल टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपेज, कोरिंडम, डायमंड, इस तरह से रट लीजिए। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपेज, कोरिंडम, डायमंड, और इस तरह से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अपना क्या क्या 3 चीज होता है। सबसे पहला कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीसरा क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका सीधा है व्हेन लोड इज अप्लाइड, व्हेन लोड इज अप्लाइड मैक्सिमम सस्टेन्ड लोड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते रहिए, तो मिल ही जाएगा आपको बुक्स वगैरह में। विदाउट फेलियर, फेलियर होने से पहले जितना मैक्सिमम लोड ले सके वही अपना होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। है ना, ये 2 तरह का होता है, एक यूसीएस, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, ये 2 तरह का होता है। यूनी एक्सियल में क्या होता है कि एक ही साइड से लोडिंग करते हैं। यूनी एक्सियल में अगर कोई सैंपल है, यूनी एक्सियल में एक ही साइड से लोडिंग होगा, है ना। और ट्राई एक्सियल में क्या, साइड से भी कन्फाइनमेंट देते हैं। अगर साइड से भी कन्फाइनमेंट दे रहे हैं तो ट्राई एक्सियल, एक ही साइड से दिए तो यूनी एक्सियल। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि जितना ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस को झेल सके, ठीक है, ब्रेक होने से पहले, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ए सैंपल कैन बियर। ठीक है, तो यूनी एक्सियल में क्या होता है कि सीधा एक तरफ से प्रेशर दे दिए और कैलकुलेट हो गया। टेंसाइल का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या, बहुत बार हम लोग डायरेक्ट कोई टेंसाइल का टेस्टिंग नहीं करके यूसीएस के थ्रू किसी फॉर्मूले के रिलेटेड उसमें कुछ फैक्टर्स दिया रहता है,
वो लगा के यूसीएस से हम उसके कंपैरिजन में टेंसाइल को डिराइव कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए भी। ठीक है, तो जैसे अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए भी इसमें दिया हुआ है दो मेथड। एक है ब्राजीलियन टेस्ट, ब्राजीलियन टेस्ट। अभी बस नाम ध्यान रखिए, डिटेल्स सारे टेस्ट पे आएंगे बाद में एक एक करके, है ना। एक ब्राजीलियन टेस्ट और एक है पॉइंट लोड टेस्ट। ठीक है, पॉइंट लोड टेस्ट। ये पॉइंट लोड टेस्ट वाले पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तरफ से काम आ जाता है। ये आपका टेंसाइल में भी काम आ जाएगा, इसका एक फॉर्मूला, एक रिलेशन यूज करके आप टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, और इसी का एक फॉर्मूला, एक रिलेशन यूज करके आप यूसीएस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, किस केस में क्या फॉर्मूला मैं अभी बताऊं। शियर स्ट्रेंथ तो है कैपेसिटी टू बियर शियर लोड, शियर लोड बिफोर फेलियर। रॉड सैंपल फेल होने से पहले कितना शियर लोड लेता है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ पे तो बाद में आएंगे, पूरा उसमें मोर तुलम क्राइटेरिया लंबा क्लास चलेगा उसमें, 1 सप्ताह का। तो अभी क्या है कि ब्राजीलियन टेस्ट चलिए, वो तो आगे फॉर्मूला इसका बता देंगे। जो पॉइंट लोड टेस्ट है इसका मैं बताता हूँ अभी टेंसाइल वाला पार्ट। ठीक, ओके। पॉइंट लोड टेस्ट, इससे अगर हम लोग निकालना चाहें टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जिसको सिग्मा टी भी बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.0675 इंटू पी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये फॉर्मूला यूज करके आप जो है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, पी तो है वही लोड अप्लाइड, कहीं पी लिखेंगे कहीं एफ लिखेंगे, वो बात एक ही है, कितना लोड उस पर अप्लाइड हो रहा है, उसके लिए ज़्यादा बॉदर नहीं होना है ना। और डी तो डाया हो गया, डाया ऑफ कोर सैंपल। तो बस अगर ये दो डेटा दिया है ना, कि कितना लोड पे ये फेल हुआ है पी, और उसका डाया पता है, तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, और एक जो बोले थे पॉइंट लोड टेस्ट से यूसीएस भी निकाल सकते हैं, तो ये निकालते हैं पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से। उसमें पहले ये स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालना पड़ता है ना। इसमें तो क्या डायरेक्ट आपको पी और डी दे दिया तो टेंसाइल वाला आ गया। यूसीएस वाले पार्ट के लिए पहले पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालना पड़ता है, और इस फिर इंडेक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है यूसीएस के लिए। ठीक, तो चलिए अब आते हैं हम लोग पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स पे। पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें क्या है, जैसे सैंपल को ना, कोई आपका सैंपल है, दोनों साइड से स्टील का कोन लगा के और इस साइड से इसको प्रेशर देते हैं, है ना। तो इससे क्या डायरेक्ट टेंसाइल लोड इसका आ जाता है। इसमें देखिएगा तो टेंसाइल क्रैक्स इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें टेंसाइल क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है इस अरेंजमेंट में।
पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स में। तो ISD, ESD नीचे में है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप आई ही समझो, आई। ठीक है, यही है अपना पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है P/D²। ठीक, इसमें P हो जाएगा लोड एट रप्चर, और D जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछला D क्या था, जब हम लोग टेंसाइल निकाले थे उस फॉर्मूले के थ्रू, तो D क्या था, सीधा उस सैंपल का डायमीटर था, है ना, उस केस में सैंपल का डायमीटर था। लेकिन यहाँ D क्या है, यहाँ D है आपका ये दोनों पॉइंट जहाँ से लोड दे रहे हैं ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सैंपल का लेंथ ही हो, कुछ ऐसा बीच में कुछ और भी अरेंजमेंट होगा, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये D, सेम भी हो सकता है, लेकिन कुछ अलग अरेंजमेंट हो रहा है तो डिफरेंट भी हो सकता है। आप बस ये ध्यान रखो कि ये दोनों पॉइंट जहाँ से लोड दे रहे हैं उसके बीच का जो गैप है, सॉरी स्मॉल d, वो है D, कैपिटल से कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। पिछले वाले केस में जो D था, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ध्यान रहेगा। पिछले वाले केस में जो D था वो ये डाया था। ठीक है, इसमें जो D है वो ये है। ठीक, चलिए, D हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट लोड। ठीक, तो इससे हमारा ISD आ गया। स्मॉल d इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग उसके जो डिस्टेंस को स्मॉल d मान लिए हैं, इसलिए ISD लिख दिए हैं, है ना, और वह स्ट्रेंथ का इंडेक्स है इसलिए IS लिखा हुआ है। और इससे अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना हो, ठीक है, इस डेटा से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना हो तो सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछता है तो यही पूछेगा, या तो ये दे देगा, बोल देगा कि पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स बताओ, और वो निकाल दोगे तो आप बोलोगे, अब बोलेगा कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, सिग्मा यू जो UCS होता है, इसका सीधा फॉर्मूला है 24 × IS 50। 50 इसलिए लिखा है क्योंकि जो 50 mm का आता है ना सैंपल, जिसमें 50 mm का वैल्यू रहता है, उसी के रिलेटेड ये वैल्यू निकलता है, तो आपको क्वेश्चन में उसी हिसाब से दे देगा, तो आप सीधा 24 × IS 50 निकाल देना, जो वैल्यू आएगा वही सिग्मा यू हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, इसमें कुछ डाउट है तो बताइएगा पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स में, फिर उसके आगे का टेस्ट करेंगे। चलिए, सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं आया हुआ है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सिंपल सा है कि UCS कैसे निकालते हैं, तो वही है फोर्स बाय एरिया। एक सैंपल है, इस पे लोड दे दिया, है ना, F लोड दे दिया, और इसका डाया D है ना, तो UCS क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, यहाँ तो सर्कुलर रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर रहेगा, पाई डायमीटर D दे दिया है तो D/2 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करके आ जाएगा 4F, ये 4 ऊपर चला गया अपॉन πD²। बस यही हो गया UCS, इसी तरह से निकलता है। एक चीज़ और देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि किसी चीज़ का ना अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछेगा, कि कोई सैंपल है उसका अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आ सकता है, तो वो कोई एक स्पेसिफिक L/D के रिलेटेड आपको डेटा दे देगा। ठीक है, और उससे पूछेगा कि आपका अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। तो इसमें आप दो टर्म का मतलब समझ लीजिए, सिग्मा CU अगर ये लिखा है
ये है अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसमें जो L/D रेशियो यूज किया गया है वो है 1, और एक होता है सिग्मा U/T। ये है अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और इसमें जो है L/D ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये तो कंप्यूटेड है इसलिए सी लिखा है ना, कंप्यूटेड। इसका रिलेशन है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, सिग्मा CU इक्वल टू सिग्मा U/T। मतलब L/D रेशियो, हम जो सैंपल प्रिपेयर किए उसका L/D रेशियो 1 से ज़्यादा था, उस पर हम सारा काम वाम कर लिए, तो हमको ये सिग्मा U/T आया, ठीक है। लेकिन हमको बोला कि नहीं, इसका कंप्यूटेड अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताइए, जिसमें L/D अगर इसका सेम होता तब कितना आता। तो ग्रेटर देन 1 में किए हुए हैं, फिर से सैंपल करने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 1 वाला जो किया हुआ है वो कर दिए, और नीचे एक फॉर्मूला लगा देंगे 0.778 प्लस 0.222 ब्रैकेट में D/L, ठीक है, डायमीटर बाय लेंथ। तो आप जो ओरिजिनल सैंपल जो आप बनाए थे उसमें जो D था और जो L था उसको इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, है ना, और सॉल्व कर दीजिए, तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि अगर वही सैंपल का L और D रेशियो 1 होता तो कितना आता, है ना। तो इसी फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत में दे देगा कि सैंपल मैंने प्रिपेयर किया, उसका जो है L/D रेशियो 2 था, लेकिन मुझे L/D 1/1 में चाहिए, तो कैसे होगा। तो बस उसमें कर दीजिए इस तरह से सॉल्व। ये L/D उसमें 2 था, तो मतलब L2D1 वैल्यू डाल के सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा उस केस में कितना होगा। क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन वगैरह जो किए हैं ये सब तो क्लियर ही है ना, ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन, चलिए ये करिए, उसके बाद क्लास क्लोज करेंगे। इसको देखिए थोड़ा सा, अपने से हो पाएगा क्या, एक बार ट्राई कीजिए, एक बार पेन चलाइए, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ फिर बताऊंगा। वर्टिकल स्ट्रेस 10 MPa, पॉइजन्स रेशियो 0.2, एक फॉर्मूला में बताया था 2 क्लास पहले, डेरिवेशन के साथ, उतना आप ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सिग्मा भी दे ही दिया है, तो सिग्मा वो फॉर्मूला था सिग्मा हॉरिजेंटल बाय सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू न्यू अपॉन 1 - न्यू। ओल्ड क्लासेस देख लीजिएगा, वैसे ही ध्यान ही होगा आप लोग को, आ जाएगा। तो सिग्मा हॉरिजेंटल चाहिए, सिग्मा वर्टिकल 10 MPa दिया है, न्यू 0.2, 1 - न्यू, 1 - 0.2 0.8 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट, 1/4 हो गया। तो सिग्मा हॉरिजेंटल 10 उधर चला गया, 10/4 सॉल्व कर दीजिए, 2.5, है ना, 2.5, जो यूनिट 10 का था वही इसका रह जाएगा, 2.5 MPa। बस ये आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आशीष, सूरज, कोई डाउट है या क्लियर है तो बताइए। और ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग इस पर दिमाग लगाइएगा, इसका मैं कल समझाऊंगा कि क्या है, कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए या नोट कर दीजिए, इसको कल डिस्कस करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ डेली, आप लोग को थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करने के लिए। वो सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, इन केस नहीं होता है तो आप लोग मैसेज डालना, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। सेकेंड मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस, है ना, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पूछता है कई बार डायग्राम देके, तो ये क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें कोई डाउट। देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है, जो हमारा ये कर्व बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, ठीक है, तो उसमें जो आपका एक लीनियर पोर्शन है, ये जो लीनियर पोर्शन आता है, ये जो लीनियर पोर्शन है ये वाला, ये क्या एक टेंजेंट की तरह दिखेगा, मतलब कोई
कोई भी कर्व है उस पे कोई टेंजेंट बनाते हैं ना, तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। मतलब ये इस पार्ट का जो पूरा जो स्ट्रेस स्ट्रेट कर्व है, ये एक टेंजेंट की तरह एक सेक्शन में बिहेव करता है। मतलब सीधा लाइन रहेगा, आप वो समझो, सीधा लाइन रहेगा। बाकी जगह का थोड़ा सा कर्वेचर जैसा रहेगा। तो ये जो सीधा लाइन वाला पोर्शन है, वो अगर डायरेक्ट मार्क करके दे दिया तब तो बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर उसमें परसेंटेज फिक्स करके निकालते हैं कि इतना परसेंट से ऊपर है, इतना परसेंट से नीचे वाले को सीधा मान लिए। ठीक है, वो बात की बात है। तो इसमें क्या क्लियर दे दिया है कि आपका टेंजेंट मॉडुलस चाहिए। ये जो सीधा लाइन वाला है, इसका स्लोप आप निकाल दोगे तो टेंजेंट का आ जाएगा, है ना। और सेकेंड में सिंपल है, जो कर्व का सबसे टॉप पॉइंट है और जो स्टार्टिंग सबसे बॉटम पॉइंट है, इस दोनों को ज्वाइन कराएंगे और उस लाइन का जो स्लोप होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है ना। आप देख लेना उसको, टेंजेंट मॉडुलस, ये बीच वाला पोर्शन हो गया, जो स्ट्रेट लाइन वाला है इसका स्लोप, और सेकेंड मॉडुलस ये सीधा जो टॉप पॉइंट है ना, मतलब 73, और बॉटम पॉइंट क्या है, 0, 0। इससे आ जाएगा सेकेंड मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस आपका आ जाएगा 70, 30, और दूसरा 30, 20। इस कोऑर्डिनेट से आ जाएगा आपको टेंजेंट मॉडुलस। इसको सॉल्व करके, अब कुछ नहीं बचा है, इसको सॉल्व करके कल आप लोग आना। इसके बाद भी डाउट हो तो कल बताना, है ना। इसको थोड़ा सा वर्कआउट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आज के लेक्चर के लिए, नहीं तो क्लोज करते हैं। ओके।